हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडी प्लेटफॉर्म कंसेप्ट कॉरिडोर एंड आई एम योर होस्ट एंड दोस्त योगिता धामी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो वेयर वी गोइंग टू कवर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6 द पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर क्लास 8 सोशल साइंस। चैप्टर का वन शॉट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इन केस यू हैव मिस्ड इट, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। पहले उसको चेक कर लो, क्लियर योर कंसेप्ट एंड देन कम फॉर सॉल्विंग ऑल दीज क्वेश्चंस। बेटा बिना कंसेप्ट क्लैरिटी के इन क्वेश्चंस को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। दैट्स व्हाई आई सेड वन शॉट देखना मैंडेटरी है। क्लियर योर कंसेप्ट, उसके बाद ये आंसर्स आपको बहुत इजी लगेंगे, ट्रस्ट मी। But still, how to write down the perfect answer? Here I am with this video. Let's get started with question number 1, which is given under Let's Explore page number 147 का question है. Draw a small chart to show the process of how RTE, that is Right to Education, became an act. What do you think the process would be if RTE had been tabled in the Lok Sabha? Okay, two different questions are there. पहले वाले को solve करते हैं. Draw a small chart to show how the process of RTE became an act. बेटा आरटीई की शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसके बाद वो एक्ट तक की उसकी जर्नी पूरी आपको एक फ्लो चार्ट बनानी है, राइट। अब आरटीई ये हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था तब से ये अंडर डीपीएसपीज था, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। मींस गोल था गवर्नमेंट का कि कभी तो हम आरटीई को लागू करेंगे ऑल ओवर इंडिया, राइट। सो इट वाज इंक्लूडेड इन दी डीपीएसपीज, सो इट वाज द गोल, बट दैट टाइम इट वाज नॉट इन्फोर्सेबल। उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी के बाद लागू हुआ था तो उस टाइम पे उनको पता था कि भाई इतनी जल्दी इमीडिएटली हम इसको लागू तो नहीं कर सकते, लेकिन करेंगे आगे जाके फ्यूचर में, हमें करना है। सो दैट वाज द गोल, राइट। चलते चलते कब आ जाते हैं हम अर्ली 1990 में। यहाँ पर आर्ग्यू हुआ कोर्ट में कि भाई जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट टू लाइफ, कहाँ लिखा हुआ है ये? आर्टिकल 21 में। सो राइट टू लाइफ, अगर राइट टू लाइफ हमारे पास है तो एजुकेशन का राइट तो अपने आप ही होना चाहिए, बिकॉज लाइफ विदाउट एजुकेशन देयर इज नो मीनिंग फॉर दैट, है ना। तो लाइफ, अगर राइट टू लाइफ हमारे पास है तो राइट टू एजुकेशन भी सबके पास होना चाहिए। ये आर्ग्यू हुआ, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हुआ, राइट। इस आर्ग्यूमेंट के बाद आगे जाके 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, कब? 2002 में, राइट। सो 2002 में इस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया और यहाँ पर एक एडिशन हो जाता है आर्टिकल 21A का, जिसके अंतर्गत द गवर्नमेंट इज मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर एज चिल्ड्रन। तो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी। यहाँ पर ये आर्टिकल ऐड हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या एप्लीकेबल भी हो गया था? नो बेटा, इसके बाद ऑलमोस्ट 6 ईयर लगे एक बिल ड्राफ्ट करने में। बिल ड्राफ्ट होता है ना, एक रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि हम कैसे एक्शन में लेंगे इसको। तो इसके लिए यहाँ पर आफ्टर 6 ईयर द बिल वाज टेबल्ड इन द राज्यसभा। वहां पर मेजर डिबेट हुआ कि भाई इतना पैसा कहाँ से आएगा, फंडिंग कैसे होगी, स्कूल कैसे बनेंगे, तो काफी डिबेट चला यहाँ पर। उसके बाद 2009 में जो इलेक्शन हुए, वहां पे नई गवर्नमेंट आई, उसने इस मैटर को हाथों हाथ लिया और यहाँ पर इट वाज पास्ड इन लोकसभा एंड फाइनली प्रेसिडेंट एसेंट मिलता है इसको अगस्त 2009 में, और तब जाके ये बनता है एक्ट। सो दिस वाज द लॉन्ग जर्नी ऑफ दिस आरटीई। शुरुआत कहाँ से हो गई थी? 1950 से, डीपीएसपी से, ठीक है। उसके बाद कोर्ट, उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जहां से लॉ बनाइए, उसके बाद ये टेबल हुआ राज्यसभा में, वहां पे डिस्कशन हुआ। 2009 में नए इलेक्शन आए, नई गवर्नमेंट आई और तब जाके अगस्त 2009 में ये आरटीई पास हुआ था। क्लियर? सो दिस इज द होल चार्ट। चलो इसमें सेकेंड पार्ट है, उसको यहाँ देख लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक द प्रोसेस वुड बी इफ आरटीई हैड बीन टेबल्ड इन द लोकसभा? ओके बेटा, ये टेबल कहाँ हुआ था? राज्यसभा में। मतलब राज्यसभा में पहले इसको रखा गया था। ये पूछ रहे हैं कि अगर लोकसभा में रखते तो क्या होता? तो भी वही होता, है ना। कोई भी बिल राज्यसभा या लोकसभा कहीं पर भी पहले रखा जा सकता है, एक्सेप्ट दी मनी बिल। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही रखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इसको लोकसभा में रखते तो क्या होता? सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता लोकसभा में, वहां पे उसकी रीडिंग होती है ना, रीडिंग ऑफ द बिल। फिर अगर जरूरत पड़ती तो यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी जो होती है, तो उसके सामने इसको रखा जाता। स्टैंडिंग कमेटी इसको स्क्रूटनाइज करती, चेक करती कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं है। उसके बाद टेकन अप फॉर कंसिडरेशन, पासिंग इन द लोकसभा। देन क्लॉज बाय क्लॉज यहाँ पे डिस्कशन होता उसका, जैसे कि राज्यसभा में होता, सेम वैसे ही अमेंडमेंट्स पे मतलब अपने सजेशन दिए जाते, वोटिंग होती लोकसभा में। देन वोट ऑन द बिल इन द लोकसभा।
फिर फाइनल यहाँ पर वोटिंग होती, अगर वोटिंग से ये पास हो जाता तो फिर ये सेम प्रोसेस राज्यसभा में रिपीट होती। राज्यसभा में रिपीट होने के बाद यहाँ पे प्रेसिडेंशियल असेंट इसको मिलता, मींस प्रेसिडेंट इसको साइन करते, और देन गैजेट नोटिफिकेशन के बाद ये बन जाता एक्ट। तो कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं है, बस नाम चेंज हो गया है। एक्चुअल में राज्यसभा था, अभी यहां पूछा है कि लोकसभा में होगा तो इस तरीके से होगा। सो दिस द होल फ्लो चार्ट यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन लेट्स एक्सप्लोर अ क्वेश्चन है पेज नंबर 150 का। Given here is an extract from the report of meetings between the Standing Committee on Health and Family Welfare and the officers from the Ministry of Health and Family. Extract कहाँ पर है? ये है extract। बेटा यहाँ पर ये एक लेटर आया हुआ है कमिटी, जो स्टैंडिंग कमिटी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे, उनकी तरफ से। सो मान लो कोई एक पॉलिसी होगी, कुछ होगा जो कि पार्लियामेंट में पास हो रहा होगा, तो वहां पे स्टैंडिंग कमेटी को रिव्यू करने के लिए बोला, उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया। किसको दिया? एग्जीक्यूटिव्स को, जो ऑफिसर्स हैं हेल्थ एंड कमेटी वाले, उनको दिया। तो उन्होंने रिकमेंडेशन में क्या बताया हुआ है? द कमिटी एट दिस जंक्शन नोटिसेस दैट इन सम स्टेट एंड यूटीज द सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हैज नॉट बीन ओपन। तो वो ये बता रहे हैं कि हमने जब आपका ये पूरा रिव्यू किया बिल, तो उसमें हमें पता पड़ा कि कई सारे स्टेट्स और यूटीज में सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं खुले हैं आयुष के, है ना। तो वो यहाँ पर उनको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जो है इम्प्रेस अपॉन एंड परसुएड द स्टेट्स एंड यूटीज विद नो सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ आयुष टू क्रिएट सच डिपार्टमेंट। तो वो बता रहे हैं कि भाई आप लोग स्टेट और यूटीज को परसुएड करो, उनको मनाओ कि वहां पर अलग से जो है वो डिपार्टमेंट खोलेंगे आयुष के लिए। ठीक है, अब इसके रिप्लाई में यहाँ पर एक्शन टेकन मींस एग्जीक्यूटिव का रिप्लाई आता है, ऑब्वियसली उन्होंने एक्शन लिया होगा। उसके बाद ये क्या बता रहे हैं? पब्लिक हेल्थ इज बीइंग द स्टेट सब्जेक्ट। पब्लिक हेल्थ बेटा स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट सब्जेक्ट में आता है। सो यहाँ पर ये बता रहे हैं क्रिएशन ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इज द स्टेट और यूटीज कम्स अंडर द परव्यू रिस्पेक्टिव। यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे अंडर में नहीं आता, ये स्टेट और यूटीज के अंदर में आता है। तो हम यहाँ पर उनको डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम यहाँ पर उनको बोल नहीं सकते कि तुम खोलो, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर Ministry of Ayush has requested state and UTs governments in different meetings to create separate directorates, deployment of manpower in the different places. यहाँ पर ये बता रहे हैं कि as on date आयुष डायरेक्टरेट is available in 24 states and UTs. तो वो बता रहे हैं कि भाई हमने अपनी तरफ से कोशिश कर दी है, हमने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर दी है डिफरेंट स्टेट्स को कि आप इस तरीके से अलग से डिपार्टमेंट खोलो, और आज की डेट में 24 स्टेट्स और यूटीज में ये खुल भी चुका है। राइट, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में लेटर्स में, ऑफिशियल लेटर के फॉर्म में कम्युनिकेशन हो रहा है। कौन दो है बॉडी यहाँ पर? एक तो स्टैंडिंग कमेटी है और दूसरे जो एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर। हियर हु इज रिपोर्टिंग टू हुम? कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है? यहाँ पे जो स्टैंडिंग कमेटी है हेल्थ एंड मिनिस्ट्री वाली, उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया, उसके बाद रिप्लाई किसने किया? रिप्लाई किया एग्जीक्यूटिव्स ने। सो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो वापस जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको रिपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, आगे व्हाट इज द सब्जेक्ट दैट हैज बीन रिव्यूड? सब्जेक्ट क्या है? जो आयुष हेल्थ सेंटर है वो नहीं खुल रहे हैं कुछ कुछ स्टेट में, ये था सब्जेक्ट। राइट, आइडेंटिफाई द कमिटीज रिकमेंडेशन एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट्स रिप्लाई। प्रॉपर आंसर कैसे होगा? देखो यहाँ पर फर्स्ट, हु इज रिपोर्टिंग टू हुम? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मीन्स जो एग्जीक्यूटिव हैं दे आर रिपोर्टिंग टू द स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि पार्लियामेंट में है। ठीक है, सो ये क्या है? दिस इज द रियल एग्जाम्पल ऑफ एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या सब्जेक्ट रिव्यू चल रहा है यहाँ पर? सेटिंग अप आयुष फैसिलिटीज, दैट इज आयुष का मतलब क्या होता है? आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी एटसेट्रा, जहां पे जो मेडिसिन मिलती हैं वो, एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। ठीक है, यहाँ पर रिकमेंडेशन क्या था कमेटी का? वो बता रहे हैं कि सम स्टेट्स एंड यूटीज हैडंट ओपन द सेपरेट आयुष डिपार्टमेंट, द कमिटी आस्क्ड द मिनिस्ट्री टू परसुएड दोज स्टेट्स एंड यूटीज टू ओपन। राइट, तो यहाँ पर भाई मिनिस्ट्री यानी गवर्नमेंट का रिप्लाई क्या आता है? वो बोलते हैं कि पब्लिक हेल्थ इज द स्टेट सब्जेक्ट, सो द मिनिस्ट्री कैन ओनली परसुएड देम, दे कैन नॉट डायरेक्ट दी स्टेट्स, दे कैन नॉट ऑर्डर दी स्टेट्स। ठीक है, इट हैज बीन रिक्वेस्टिंग स्टेट्स टू सेट अप द आयुष डायरेक्टरेट्स एंड टिल डेट 24 स्टेट्स और यूटीज हैव डन सो फार। ठीक है, तो ये प्रॉपर आंसर आपकी नोटबुक के लिए। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन लेट्स एक्सप्लोर का है, गिवन इन पेज नंबर 151। Why do you think that Parliament keeps an eye on government expenditure? बेटा पार्लियामेंट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे क्यों नजर रखती है? पहले पार्लियामेंट कौन? लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव।
बेसिकली लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे क्यों नजर रखती है ना, वो वाला टाइप का क्वेश्चन है। हिंट यहाँ पे दिया हुआ है, हुज मनी डज द गवर्नमेंट स्पेंड। पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा, गवर्नमेंट पैसा किसका स्पेंड कर रही है, हमारा, बिकॉज वी आर पेइंग टैक्स। जो वो टैक्स हम देते हैं वही सरकार के पास जाता है और वहां से फिर उस मनी को यूज किया जाता है, राइट। नाउ गवर्नमेंट मीन्स द एग्जीक्यूटिव्स है ना, उनको बोलेंगे हम। सो वो हमारा पैसा स्पेंड कर रहे हैं, सो हमारे पास पूरा राइट है कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ स्पेंड हो रहा है। अब हमें कैसे पता होगा, हमारे बिहाफ पे हमारे चूज करे हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पूछेंगे, यानी कि पार्लियामेंट के एमपीज पूछेंगे उनसे, राइट। सो दिस इज द डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल, क्लियर। और जब ऐसे में चेक रखा जाता है तो फिर यहाँ पे धोखाधड़ी के है ना, यहाँ पर किसी भी चीटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। सो दैट्स वाई अकाउंटेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। प्रॉपर आंसर देखो, since the government spends the money collected from the citizen through the taxes, this is the public money, right? So parliament, that is as the people's elected representative body, must monitor spending to ensure its use responsibly and in the public interest. इससे भाई ये मॉनिटर हो जाता है कि जो भी पैसा है वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही यूज हो रहा है और सही से यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ नोबडी चेक्ड, अगर कोई चेक ही नहीं करेगा तो क्या होगा, फिर यहाँ पर दोज हु आर इन पावर कुड मिसयूज द फंड, जिनके पास भाई वो पैसा है वो उसको मिसयूज भी कर सकते हैं। पार्लियामेंट्स ओवरसाइट एक्ट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द करप्शन एंड द वेस्टफुल स्पेंडिंग। जहां पर इस तरीके की चेकिंग होती है तो वहां पर फिर करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अगेन परफेक्ट आंसर फॉर योर नोटबुक। नेक्स्ट वन, अगेन लेट्स एक्सप्लोर अ क्वेश्चन है पेज नंबर 152। इफ द एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, how do we say that there is separation of power? Okay, बेटा हमने पता है कि 3 organs of government, that is legislature, executive and judiciary, इन तीनों के बीच में separation of power है। लेकिन इस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा कि legislature is whole parliament और उसी पार्लियामेंट में से कुछ selected people are the part of executive। तो फिर जब सेम ही पीपल लेजिस्लेटिव का पार्ट भी हैं, सेम पीपल एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी हैं, तो फिर सेपरेशन ऑफ पावर कैसे होगी वो आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना है। बेटा हमारे इंडिया में लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव स्पेशली इनके बीच में फ्यूजन है। जैसे अगर आप अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होते, मीन वहाँ के जो कांग्रेस है उसका हिस्सा नहीं होते हैं, राइट। लेकिन इंडिया में है, बट स्टिल वी आर प्रूविंग दैट देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। कैसे? बिकॉज एग्जीक्यूटिव बिना लेजिस्लेचर की रिकमेंडेशन के क्या कुछ काम कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल बजट को ही देख लो तो बजट के लिए भी पहले पार्लियामेंट अप्रूव करती है तब जाके काम शुरू होता है, राइट। तो एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, वहां पर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, वहां पे पूरा लेजिस्लेचर है उसको अप्रूव करने के लिए। उसके बाद जुडिशरी हर चीज पे चेक तो रख ही रहा है ना, तो यहाँ पर है चेक्स एंड बैलेंसेस, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है। आंसर देखो कैसे लिखोगे, India follows the fusion of powers between the legislature and executive, right? Not a strict separation is there because the PM and the Council of Ministers are simultaneously executive also and the part of legislature also. इतना पता है? Now, how separation of power then? Separation of power still holds because first of all we are having judiciary. Judiciary is fully independent. So judiciary remains fully independent. Judges वो ना तो एमपी है ना तो वो कोई मिनिस्टर है। नेक्स्ट आ जाओ, द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट मेक लॉज ऑन इट्स ओन। एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सपोज छोटी सी पॉलिसी भी लेके आ रहे हैं उसके लिए भी उनको आंसर देना पड़ता है ना। सो इट नीड्स द पार्लियामेंट अप्रूवल। उसके बाद द एग्जीक्यूटिव स्टेज अकाउंटेबल बाय क्वेश्चन आवर, बाय कमिटीज, है ना। उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी होती है। सो एग्जीक्यूटिव स्टेज अकाउंटेबल टू द फुल लेजिस्लेचर। क्वेश्चन आवर होता है, वहां पर कमिटीज होती हैं, कॉन्फिडेंस वोट होता है। इवन दो द मिनिस्टर सिट इनसाइड द पार्लियामेंट दे मस्ट स्टिल आंसर टू ऑल द एमपीज, मींस ऑल द लेजिस्लेचर। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट अगेन लेट्स एक्सप्लोर अ क्वेश्चन है पेज नंबर 152 में। What might happen if one of the organ means legislature, executive या judiciary had all the power? Okay, तीनों में से किसी एक ही के पास अगर सारी पावर आ जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? फिर वो डिक्टेटर बन जाएंगे। फिर वहां पे कोई चेक करने वाला नहीं होगा, उनकी मनमानी होगी, अपनी मर्जी से काम करेंगे, हमारी डेमोक्रेसी कोलैप्स हो जाएगी, है ना। हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो सकते हैं। तो अपनी मर्जी से यहाँ पे जो भी चीजें खराब हो सकती है सब लिख सकते हो, है ना। देखो now how could it affect the right of the people? Obviously rights can be violated.
डिस्कस विद योर क्लासमेट हाउ ईच ऑर्गन चेक्स द अदर. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज द लेजिस्लेचर क्वेश्चंस द एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव. अच्छा, बड़े सारे क्वेश्चन है बेटा इसमें और सारे इंपॉर्टेंट है. इतना बड़ा क्वेश्चन एक साथ आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हम वन बाय वन आंसर करते हैं. सबसे पहले इसको देखते हैं कि भाई एक ही ऑर्गन के पास अगर सारी पावर आ जाएंगी तो क्या होगा. यहां देखो, व्हाट वुड हैपन इफ वन ऑर्गन हैड ऑल द पावर, देन इट विल वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी चेक्स एंड बैलेंसेस, है ना. तो यहां पर विदाउट एनी चेक्स एंड बैलेंसेस द ऑर्गन कुड एक्ट entirely according to their own will, possibly go wrong also against the constitution, right? So possibly go against the constitution framework. There would be a real risk of misuse of power, right? Similar to a dictatorship, since no one else could stop or question its decision, है ना. फिर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं रहेगी, फिर यहाँ पर ऑटोक्रेसी हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट. इसके बाद नेक्स्ट, हाउ कुड इट अफेक्ट द राइट ऑफ द पीपल. सेकेंड क्वेश्चन था. तो विद द नो वन टू चेक द मिसयूज ऑफ पावर, सिटीजन्स राइट कुड बी फ्रीली वायलेटेड. अब कोई चेक करने वाला तो है नहीं, तो फिर उनकी मर्जी है, तो यहाँ पर सिटीजन्स के राइट वायलेट हो सकते हैं. पीपल वुड हैव नो मीनिंग टू सीक द जस्टिस. अब पीपल, अगर एक ही के पास सारी पावर हो तो फिर जस्टिस मांगने जाएंगे किसके पास, है ना. फिर तो कोई जस्टिस मिल ही नहीं सकता. ठीक है, सो दिस वे इट कैन अफेक्ट द राइट ऑफ द पीपल. इसके आगे और क्वेश्चन थे, यहाँ पे देखते हैं. यहां से देखो, डिस्कस विद योर क्लासमेट हाउ ईच ऑर्गन चेक्स द अदर. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज लेजिस्लेचर क्वेश्चंस द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव. बेटा लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं. क्वेश्चन आर होता है, जितने भी सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में वहां पे क्वेश्चन आर चलता है ना, जहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, अपने एक्शंस को जस्टिफाई करो. सो क्वेश्चन आर हैं. उसके अलावा मीटिंग्स होती हैं इनकी, उसके बाद इनकी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी होती है, राइट. सो बाय दिस वे, थ्रू क्वेश्चन आर, स्टैंडिंग कमिटीज, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, जैसे बजट अप्रूवल होता है, मॉनिटरिंग होती है. तो इस तरीके से जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव पे नजर रखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज द जुडिशरी मेक श्योर दैट द लॉज एंड गवर्नमेंट एक्शंस रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. बेटा जुडिशरी अपना काम कैसे कर रही है, मीन्स जुडिशरी चेक कैसे रखती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे. जितने भी लॉ बनते हैं उनको ये रिविजिट करते हैं, उनको ये चेक करते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है कि नहीं है. अगर नहीं है तो वहां पे वो क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है उसको स्ट्राइक डाउन भी कर दें. ठीक है, सो हाउ डज जुडिशरी चेक्स. सो थ्रू जुडिशियल रिव्यूज, हर लॉ के रिव्यू होते हैं. कोर्ट्स कैन स्ट्राइक डाउन द लॉज और गवर्नमेंट एक्शंस इफ दैट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट, अनदर क्वेश्चन. Do you think there might be a way in which the actions of judiciary itself can be reviewed? अब बेटा जुडिशरी जो है वो आपके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे चेक तो रख रही है, लेकिन जुडिशरी के खुद के एक्शन पे चेक रखने के लिए कोई है क्या. ऑफ कोर्स यस, रख सकते हैं. कैसे. देयर इज अ सिस्टम ऑफ कोर्ट ना. अगर मान लो आपका जो रीजनल कोर्ट है उसका अगर कोई जजमेंट है जहां पे सही नहीं लग रहा, तो लोग आगे जाके अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट पे. फिर हाई कोर्ट उसको दोबारा चेक करेगा. अगर वहां भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर सुप्रीम कोर्ट है ना. अब सुप्रीम कोर्ट के अगर एक्शन है तो उसको कौन चेक में कर सकता है, पार्लियामेंट है ना. तो पार्लियामेंट कैन टेक एक्शन देयर. ठीक है, देखो, यस, हाई कोर्ट्स रिव्यू लोअर कोर्ट्स डिसीजन, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के. उसके बाद अगर हाई कोर्ट का कोई सपोज रिव्यू है तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट के तक लेके जा सकते हैं. उसके बाद पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इफ नीडेड और इम्पीच द जजेस फॉर सीरियस मिसकंडक्ट. अगर कोई जज है जो सीरियस मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो वहां पर जो पार्लियामेंट है उनको क्वेश्चन कर सकती है. ठीक है, चलो इसी में और क्वेश्चन भी है, यहाँ पे देखते हैं. Can you find examples where the judiciary has asked lawmakers to review a law? Judiciary has asked lawmaker मतलब legislature, उनसे बोला कि भाई कोई एक लॉ है या कोई एक हमारी कंट्री में चीज चली भी आ रही है उसको रिव्यू करो, यानी उसको चेक करो ये सही है कि नहीं. बेटा ऐसा एक इंसिडेंट है, आपने मुस्लिम कम्युनिटी में सुना होगा पहले के टाइम पे अगर किसी मैन ने 3 टाइम तलाक 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 बोल दिया तो तलाक हो जाता था. वुमेन्स का कोई से था ही नहीं. तो यहाँ पर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जो प्रैक्टिस है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की, कि एक बार 3 बार आप तलाक बोल दो तो यहाँ पे तलाक हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं वुमेन्स के राइट को वॉयलेट करता है. वुमेन्स ऑल्सो हैव द इक्वलिटी एंड डिग्निटी, राइट. तो उस राइट को ये वॉयलेट करता है, तो इस चीज को बैन करना चाहिए. यहाँ पर दिस लेड पार्लियामेंट टू पास अ न्यू लॉ इन 2019 फॉर्मली बैनिंग द प्रैक्टिस. अब कोई भी जो मेल है मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट में वो 3 बार तलाक 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 बोल के तलाक नहीं ले सकता है. ठीक है, अब ये लॉ बन चुका है.
क्लियर? तो यहाँ पर जुडिशरी ने क्या किया, लेजिस्लेचर को यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया, बोला कि रिव्यू करो इसको। क्लियर? और देखो, कैन यू फाइंड एनी इंस्टेंस व्हेन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लॉ हैज बीन क्वेश्चनड बाय द जुडिशरी? ओके, आपको एक और ऐसा कोई इंस्टेंस देखना है जहां पर लॉ इंप्लीमेंट हुआ लेकिन जुडिशरी ने उस पर क्वेश्चन किया। इसका भी कई सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, मैंने एक इजी सा लिया हुआ, देखो, जुडिशरी क्वेश्चनिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। यहाँ पर एक MC मेहता केस हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, इन दोनों के बीच में केस चला था। एक पर्सन थे MC मेहता, उन्होंने बेसिकली लेजिस्लेचर के अगेंस्ट यहाँ पे केस कर दिया था 1991 में। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट इन्वायरमेंटल एजुकेशन, EVS, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वो ढंग से सारे स्कूल्स में, सारे करिकुलम में इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन स्कूल्स ऑफ कॉलेज में नहीं इंप्लीमेंट हो रहा था। सो इट डायरेक्टेड द एजुकेशन अथॉरिटीज टू इंट्रोड्यूस द इन्वायरमेंटल स्टडीज एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एट ऑल लेवल। और उसके बाद देखो, आजकल आप हर लेवल पे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन जुडिशरी ने अपना रोल दिखाया। अंडरस्टूड? चलो, you can note these down. Moving ahead, next question again of Let's Explore given in page number 158. यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है, कंपाइल किया हुआ है, नंबर ऑफ सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, नंबर ऑफ सिटिंग्स, कैसे वो डिक्लाइन हो रही है, दिखाया हुआ है। उसके अलावा सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पर जो हमारे प्रीवियस राज्यसभा के चेयरमैन थे M वेंकैया नायडू, उन्होंने 2021 में कुछ बात बोली थी, पढ़ लो, इसी के बेस पे क्वेश्चन है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ राज्यसभा ड्यूरिंग 2004 to 14 हैज बीन अबाउट 78%. सो इन 10 सालों में 78% प्रोडक्टिविटी थी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? द एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स जहां पर पार्लियामेंट में काम होता है, एक्चुअल में डिस्कशन होता है ना? सो दैट इज द प्रोडक्टिविटी। कितनी थी? 78%। नाउ इट हैज डिक्लाइंड अबाउट 65% सिंस देन। तो 2021 में बता रहे हैं कि अब वो 65% रह गई है, तो डिक्लाइन तो हो गया, राइट? आगे देखो, ड्यूरिंग द ईयर 2018 द राज्यसभा recorded the lowest ever productivity, that is 35.75%. किसी भी रीजन से 2008 में 18 में the productivity was so low, 35.75. अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, what conclusion can you draw from this statement? क्या पता पड़ रहा है स्टेटमेंट से? इस स्टेटमेंट से ये पता पड़ रहा है कि जो हमारे चेयरमैन हैं राज्यसभा के M वेंकैया नायडू, वो अपना कंसर्न दिखा रहे हैं कि भाई हम ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट में ढंग से काम नहीं हो रहा है ना? वो यही तो बता रहे हैं। सो आंसर क्या लिखोगे? राज्यसभा प्रोडक्टिविटी हैज बीन डिक्लाइनिंग ओवर द इयर्स। दिस शोज द डिस्ट्रप्शन इन द हाउस आर इंक्रीजिंगली रिड्यूसिंग द अवेलेबल टाइम फॉर द प्रोडक्टिव वर्क। जो आप वो बता रहे हैं कि जो आप इस तरह से डिस्ट्रप्शन कर रहे हो राज्यसभा में या पार्लियामेंट में, उससे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है? दिस आर द वर्ड्स। और क्वेश्चन है इसमें, what implication does this have for the role that Rajya Sabha is expected to play? बेटा, अगर इस तरीके से डिक्लाइन चलेगा तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? राज्यसभा को जो काम करना चाहिए, क्या वो कर पाएगी? ऑफ कोर्स नॉट। बेटा, अगर इस तरीके से नंबर ऑफ मीटिंग ही कम हो जाएंगी, लोग बैठ ही नहीं रहे हैं, डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर जैसे बिल में लाइन बाय लाइन रीडिंग होती है, तो अगर कोई बिल पास करना होगा तो क्या लाइन बाय लाइन रीडिंग होगी? उनको पता है कि टाइम ही नहीं है, तो फटाफट रीड कर देंगे, हो सकता है रिव्यू के लिए भेजे ही ना, है ना? तो जल्दीबाजी में डिसीजन हो सकता है, गलत डिसीजन हो सकते हैं, हो सकता है काम हो ही ना, डिसीजन ही लिए जाएं। ठीक है, सो लॉट्स ऑफ रॉन्ग थिंग कैन हैपन। देखो, ड्यू टू फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन राज्यसभा इज अनेबल टू फंक्शन फुली, right? Important discussions, debates and scrutiny of bills which are necessary, which are required for the nation do not take place properly. This affects Rajya Sabha's ability to perform its expected role as the serious and deliberate house. तो राज्यसभा अपना काम बेसिकली नहीं कर पाएगी यहाँ पर। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डोंट मिस इट आउट, पेज नंबर 158 पे। यहाँ पर हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा कही हुई कुछ लाइन है। क्या बोला इन्होंने? सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सच ब्यूटिफुल लाइन्स ही सेड। इसके बेस पे क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू यू थिंक दिस गिव्स अस अबाउट द रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड द लीडर्स इन द डेमोक्रेसी? इससे क्या पता पड़ रहा है पार्लियामेंट और लीडर्स के बारे में? इससे ये पता पड़ रहा है कि पार्लियामेंट में जो लीडर्स हैं वो हमारी डेमोक्रेसी से ऊपर नहीं है, वो हमारे नेशन से ऊपर नहीं है, वो नेशन के लिए काम कर रहे हैं। वो आज हैं, हो सकता है कल नहीं होंगे, कल उनकी पार्टी चेंज हो जाएगी, लेकिन देश चलता रहना चाहिए,
राइट? सो पहले का आंसर देखो, लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट अबव द डेमोक्रेसी, दे एग्जिस्ट टू सर्व इट। ये क्यों है? ये डेमोक्रेसी के लिए काम करने के लिए हैं। Governments and leaders may keep changing, but the democratic values of the nation must always remain protected and continue forever. ठीक है, आगे और क्वेश्चन है, why is it important to protect the democratic values even when political power changes? पॉलिटिकल पार्टीज बदल जाती हैं, पॉलिटिकल पावर चेंज हो जाती हैं, है ना? आज एक के पास है, कल दूसरे के पास चली जाएगी, लेकिन तब भी हमें कंटिन्यूअस डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए। व्हाई? बिकॉज आवर नेशन इज स्टैंडिंग ऑन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। बेटे डेमोक्रेटिक वैल्यूज ही नहीं रहेंगी तो नेशन की आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी, फिर हमारा जो देश है वो पूरी तरह से क्रम्बल हो जाएगा। ठीक है, आंसर देखो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर द रियल फाउंडेशन ऑन विच आवर नेशन इज स्टैंडिंग। If these values are not protected, the entire nation could weaken and crumble. Protecting democratic values ensure that the nation itself remains strong and continues to grow and progress in the future. अगर डेमोक्रेसी को हम संभाल के रखेंगे तभी हमारा देश आगे जाके और पावरफुल और स्ट्रांग बन सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। And now we are moving for the questions which are given at the end of the chapter under the heading questions and activities. Question number 1. Find out how many representatives from your state are in each house of the parliament. Okay, बेटा पर्सनलाइज सा क्वेश्चन है। अब कौन से स्टेट में आप रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपके स्टेट से पार्लियामेंट में मीन्स लोकसभा और राज्यसभा में कितने मेंबर हैं। वैसे तो फिक्स नंबर होते हैं, आप गूगल करोगे पता पड़ जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ स्टेट्स का जो मेन स्टेट्स है दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में देखो तो यहाँ पर लोकसभा सीट्स कितनी है? 80, मींस 80 पीपल, 80 एमपीज आर देयर फ्रॉम उत्तर प्रदेश इन लोकसभा, राइट? ऐसे ही राज्यसभा में 31 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखो महाराष्ट्र में हेयर 48 पीपल, यानी 48 एमपीज लोकसभा में होंगे महाराष्ट्र से, 19 पीपल होंगे राज्यसभा में, 19 एमपीज। ऐसे ही वेस्ट बंगाल में आ जाओ तो 42 लोकसभा में है, 16 राज्यसभा में। बिहार में आ जाओ तो 40 लोकसभा में, 16 राज्यसभा में। और नीचे नीचे आ जाओ तो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में देखो सिर्फ 2 मेंबर लोकसभा सीट में और 1 इन राज्यसभा सीट। क्या बता बढ़ रहा है इससे? द स्ट्रेंथ इज डिसाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कितने लोकसभा के मेंबर होंगे और कितने राज्यसभा के मेंबर होंगे वहां पर। ठीक है, चलो अब पर्सनलाइज सा क्वेश्चन है, अपने स्टेट का आप खुद से देख लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट मेक्स द इंडियन पार्लियामेंट द वॉइस ऑफ द पीपल? हाउ डज इट इंश्योर दैट डिफरेंट ओपिनियंस आर हर्ड? ओके बेटा, हम इंडियन पार्लियामेंट को वॉइस ऑफ द पीपल क्यों बोल सकते हैं? अब इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को हम एक्चुअली वॉइस ऑफ द पीपल बोलते हैं एंड राज्यसभा को वॉइस ऑफ द स्टेट बोलते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है पूरी पार्लियामेंट को वॉइस ऑफ द पीपल कैसे बोलेंगे? तो बेसिकली लोकसभा को तो बोल ही सकते हैं। व्हाई? बिकॉज वहां पर जो भी एमपीज हैं वो हमने इलेक्ट करे हैं, वो हमारे बिहाफ पे वहां पर बोल रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। सो वॉइस ऑफ द पीपल। नाउ व्हाट अबाउट राज्यसभा? बेटा राज्यसभा का इलेक्शन का प्रोसीजर आपको पढ़ लिया आपने, है ना, क्लास चैप्टर 5 में पढ़ा था। तो वहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है ना, तो जो चूज कर रहे हैं वहां पर एमपीज को वो भी तो हमने ही इलेक्ट करे थे। सो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो भी पीपल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यस वी कैन से द पार्लियामेंट इज द वॉइस ऑफ द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इट इंश्योर दैट डिफरेंट ओपिनियंस आर हर्ड? बेटा डिफरेंट ओपिनियंस, जो आम जनता है उसके ओपिनियन और अपने अपने स्टेट के ओपिनियन दोनों को ही यहाँ पे सुना जाता है। कैसे? जो लोकसभा के मेंबर हैं वो हमारे बिहाफ पे, हमारे लिए, आम जनता के लिए, सिटीजन्स के लिए काम कर रहे हैं। जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो अपने अपने स्टेट के जो भी कंसर्न है उनको रेज कर रहे हैं, राइट? तो हर जगह की बात सुनी जा रही है। आंसर कैसे लिखोगे? Parliament is the voice of the people mainly through the Lok Sabha, because here directly elected, the people are directly elected by the citizen through the universal adult franchise. The Rajya Sabha, though elected indirectly through MLAs, also traces back to the people and add the voice of the state. Together, both house represent the people as individual citizen as well as the member of the state. ठीक है, next है, how does it ensure through that different opinions are heard? बाय कैमरल सिस्टम। यहाँ पे जो 2 हाउस का सिस्टम बनाया हुआ है उससे इंश्योर किया जाता है कि पूरे देश में सबकी बात सुनी जाए, लोगों की भी, सिटीजन्स की भी एंड इंडिविजुअल स्टेट्स की भी। देखो
Parliament ensure different opinions are heard through its bicameral structure. The Lok Sabha is directly elected by the people, so its members speak on behalf of the citizen, while Rajya Sabha, representing the state, voices the needs and interest of the individual states there. ठीक है, easy and perfect answer for your notebook. Moving ahead, question number 3. Why do you think the constitution made the executive responsible to the legislature? बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूटिव हैं वो लेजिस्लेचर को आंसर क्यों करते हैं? वाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर? क्या आंसर हो सकता है इसका? टू कीप द चेक्स एंड बैलेंसेस ऑब्वियसली, है ना. अगर ये अकाउंटेबल ही नहीं होंगे, किसी को आंसर ही नहीं करेंगे, तो फिर इनकी मर्जी हो जाएगी. इनके पास जो पावर है उसका वो मिसयूज कर सकते हैं. वो पीपल के बिहाफ पे वहां पे गवर्न कर रहे हैं, लेकिन अगर पीपल को आंसर ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारे लिए ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना. तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी. तो कई सारे इसके आंसर हो सकते हैं, बस आपको प्रॉपरली वर्ड में इसको फॉर्म करना है. देखो परफेक्ट आंसर फॉर योर नोटबुक. The executive are responsible to the legislature to ensure that the government does not misuse its power, है ना, उनकी पावर को चेक में रखने के लिए. Since the legislature is directly elected by the people, so making the executive answerable to it ensures that government stays accountable to the people, right? Next, this accountability ensures the transparency and keeps the government focused on serving public interest rather than acting on their own will. तो वो अपनी मन मर्जी से काम नहीं कर सकते, वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेंगे अगर अकाउंटेबिलिटी रहेगी तो. ठीक है, सिंपल सा आंसर है. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डू यू थिंक वी हैव चोजन द सिस्टम ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द यूनियन लेवल? बेटा यूनियन लेवल में बाइकैमरल मतलब 2 चैम्बर वाला सिस्टम क्यों है? मींस लोकसभा एंड राज्यसभा क्यों है? सिर्फ लोकसभा तक क्यों नहीं छोड़ा? राज्यसभा क्यों बनवाई गई? क्यों बनवाई गई? बिकॉज यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको लग रहा था कि सिर्फ लोकसभा मींस लोगों के द्वारा इलेक्ट करे हुए रिप्रेजेंटेटिव अगर यूनियन लेवल पे काम करेंगे तो यहां पर लोगों के इंटरेस्ट में तो काम होगा, लेकिन जो स्टेट्स की, इंडिया इतनी बड़ी जो कंट्री है, इतने डाइवर्स यहाँ पर स्टेट हैं, तो स्टेट्स की इंडिविजुअल इंटरेस्ट या फिर वहां की जरूरतें हो सकता है नेग्लेक्ट हो जाएं, है ना. तो उनको चाहिए था कि पीपल के द्वारा इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव तो रहेंगे, लेकिन स्टेट से भी कोई ना कोई होना चाहिए जो कि अपनी स्टेट की नीड को यहां पर वॉइस दे सके. ठीक है, आंसर. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स फेल्ट दैट सिंगल डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस मींस लोकसभा would be inadequate to meet the challenges of the independent India. Decision could be rushed or overlook the state level interest. स्टेट लेवल का जो इंटरेस्ट हो सकता है वो नेग्लेक्ट हो जाए, है ना. और उसके अलावा फेडरलिज्म क्या होता है? जहां पे डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन द यूनियन स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट, है ना. तो अगर फेडरलिज्म हमारी कंट्री में है तो वो दिखना भी तो चाहिए, यूनियन लेवल पे दिखना चाहिए. सो इन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म अ सेकेंड हाउस मीन्स द राज्यसभा, जिसको कि हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, was needed to represent the states since India is a union of diverse states with different needs. ठीक है, this ensures a balance between the national unity through the Lok Sabha and the state interest through the Rajya Sabha. That's why bicameral system. ठीक है, चलो next question number 5. Try to track a journey of recent bill passed by the parliament. Identify in which house it was introduced. Were there any major debates or disagreements? How long did it take for the bill to become a law? Use newspaper archives, government websites and Lok Sabha debates or ask your teacher for the help. Okay, बेटा रिसेंटली अगर कोई बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में तो आपको बताना है कि कौन सा बिल था, क्यों पास हुआ था, कहाँ पहले रखा गया था, डिबेट में क्या क्या चला था, है ना. तो मैं एक बड़ा इजी सा आपके लिए आंसर ढूंढा है यहाँ पर. देखो, जर्नी ऑफ अ रिसेंट बिल, दिल्ली म्युनिसिपल कोऑपरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022. ये एक बिल पास हुआ था रिसेंटली तो नहीं, वैसे 2022 का है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट सा है तो आपके लिए परफेक्ट रहेगा नोटबुक में लिखने के लिए. देखो क्या हुआ था यहाँ पर. द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा. पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ ये? लोकसभा में. किसने किया था? जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने किया था. ठीक है, सो प्रेजेंटेड बाय होम मिनिस्टर ऑन 25 मार्च 2022. कब पेश हुआ था? 25 मार्च 2022 में. एम क्या था इसका? इसका एम था कि दिल्ली में पहले जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थे वो 3 डिफरेंट लोकेशन पे थे, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली एंड ईस्ट दिल्ली. तो इन्होंने बोला कि ये 3 अलग अलग जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम चला रहे हैं दिल्ली में, उसको एक सिंगल यूनिफाइड कॉर्पोरेशन में टर्न करना चाहिए. जिससे होगा क्या कि हम सिविक एडमिनिस्ट्रेशन को और रिसोर्स एलोकेशन को ढंग से काम कर इंप्रूव करवा पाएंगे.
राइट. सो दिस वाज द रीजन. ठीक है. नाउ इसमें कोई डिबेट हुए क्या? ऑफ कोर्स हुए. देयर वर लॉट्स ऑफ डिबेट्स एंड डिसएग्रीमेंट बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज. क्यों? यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी थी वो बोल रही थी भाई ये जो आप बिल लेके आए हो ये कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यानी स्टेट या फिर यूटीज वाले सब्जेक्ट में आता है ये, तो यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पर क्यों पिच इन कर रही है ना. तो ये कंसर्न था. हियर the opposition member raised concern about the union government's role in restructuring a local civic body, the matter which is usually closer to the state or the local governance. ठीक है. लेकिन काफी डिबेट के बाद बिल फाइनली पास हुआ. द बिल वॉज पास्ड बाय लोकसभा ऑन 30th March 2022. 25th मार्च को उन्होंने पेश किया था बिल को. 30th मार्च को लोकसभा में एग्रीमेंट हो गया इस पे. एंड बाय द राज्यसभा ऑन 5th April 2022. और राज्यसभा से भी ये पास हो गया 5th April 2022 को. एंड इट रिसीव्ड द प्रेसिडेंशियल असेंट ऑन 18th April 2022 को. तो प्रेसिडेंशियल असेंट भी इसको मिल गया. एंड फाइनली इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 22nd May 2022. तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा था कितने दिन लगे बिल पास होने में. तो इट टुक अबाउट 24 days फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू द प्रेसिडेंशियल असेंट. इंट्रोडक्शन से अगर प्रेसिडेंट के साइन तक देखोगे तो लगभग 24 days लगे इस बिल को पास होने में. ठीक है. छोटा सा, ये छोटा नहीं है आई नो, बट बिल के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये सबसे छोटा है जो मुझे मिला आपके लिए. सो यू कैन नोट इट डाउन. मूविंग हेड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. ओके बेटा, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 भी है जहां पर एक रोल प्ले वाला क्वेश्चन है. आपको पार्लियामेंट में डिस्कशन कैसे होता है उस पर एक रोल प्ले करना है ना. अब रोल प्ले आप आरटीई पे कर सकते हो. इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था मैंने उस पे कर सकते हो. ठीक है. अब रोल प्ले के बारे में आपको लिखना नहीं पड़ेगा, एग्जाम्पल आपके पास बहुत है, लेकिन इसलिए हम सीधे क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे. द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 was passed with wide support. Why might it have taken over 25 years for this bill to be passed despite being discussed for so long? बेटा, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में पास हुआ था, लेकिन ये 2023 में नहीं रखा गया था. देखो मैंने अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला एग्जांपल दिया, 24 दिन में पास हो गया. लेकिन ये वुमेन रिजर्वेशन बिल 25 सालों से बार बार डिस्कशन हो रहा था इस पे पार्लियामेंट में, लेकिन पास 2023 में हुआ है. नाउ व्हाट कुड बी द रीजन? बेटा, आज से 25 ईयर्स पहले वुमेन्स को इतना हाईली नहीं देखा जाता था. मीन्स आजकल तो बोलते हैं बराबरी है ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं था. सो वहां पर जो पॉलिटिशियन थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो इस बात पे एग्री ही नहीं करती थी कि वुमेन आके यहाँ पे पार्लियामेंट में अपना जजमेंट या फिर अपनी बात को रख सकते हैं, है ना. उनको बिलीव ही नहीं था. तो कहीं ना कहीं बहुत डिसएग्रीमेंट इस बात पे होता था. उसके अलावा यहाँ पे हर कोई अपना फायदा चाह रहा था. वुमेन रिजर्वेशन बिल में वो चाह रहे थे कि इसमें भी फिर फर्दर रिजर्वेशन मिल जाए जो माइनॉरिटी वुमेन्स हैं, जो SC ST OBC है, यानी वुमेन रिजर्वेशन बिल के अंदर में फिर रिजर्वेशन. तो इस बात पे बहुत एक के बाद एक बहस चल रही थी और ये बिल पास नहीं हो पा रहा था. ठीक है. तो क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट टुक सो लॉन्ग. तो आंसर देखो, द बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1996. सो जो पास हुआ 2023 में, 1996 में पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ था. सीकिंग टू रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज. वुमेन रिजर्वेशन बिल है क्या? इसके अंतर्गत जो लोकसभा है और जो स्टेट असेंबलीज हैं उसमें 1/3 सीट वुमेन के लिए रखी जाएगी. ठीक है. इट फेस्ड रिपीटेटिव सेटबैक. इट लैप्स्ड मल्टीपल टाइम्स 1996 में, 98 में, 99 में, 2008 में. बहुत सारे टाइम पे ये बार बार इसको लैप्स हो जा रहा था, मतलब पास नहीं हो पा रहा था. क्यों नहीं हो पा रहा था? फर्स्ट, लैक ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियस. पहली बात, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो खुद ही इस बात पे सहमत नहीं हो रही थी, है ना. उनको लग रहा था ये पॉसिबल ही नहीं है. many parties demanded additional sub quotas. तो कोटा के अंदर सब कोटा वो मांग रहे थे कि OBC SC ST वाला कोटा दो, माइनॉरिटी वुमेन को फिर और इसमें रिजर्वेशन दो. सो इस तरीके के डिस्कशन की वजह से ये पास नहीं हो पा रहा था. ठीक है. लेकिन 2023 में फाइनली द बिल वाज रीइंट्रोड्यूस्ड and passed with wide, nearly unanimous support in both the houses once the political parties reached the agreement. इस बार जब ये पास हुआ तो ऑलमोस्ट सब लोग इसमें सहमत थे. बहुत आसानी से इस बार ये पास हो चुका था. क्लियर? सो दिस वाज द ऑल अबाउट वुमेन रिजर्वेशन बिल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Sometimes the parliament is disrupted and does not function for the number of days it is supposed to.
What impact do you think this has on the quality of laws and the trust people place in their representative? Okay, बेटा जो सेशन चलते हैं पार्लियामेंट के उसमें जो डिस्ट्रप्शन होता है ना, तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि अगर जो एक फिक्स नंबर ऑफ डेज है या फिर टाइम एलोकेटेड है जहां पे पार्लियामेंट में लोगों को बैठना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, अगर वहां बार बार डिस्ट्रप्शन आ रहा है और वो काम नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में जो लॉ बनेंगे उनकी क्वालिटी कैसी होगी, लोगों के ट्रस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अगर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो ढंग से बैठेंगे ही नहीं, वो सेशन में नहीं आएंगे या वहां पे डिस्ट्रप्शन होगा, तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा, एक हेल्दी डिस्कशन नहीं हो पाएगा। अगर सपोज कोई बिल है उसको पास करवाना है तो वो बहुत जल्दी जल्दी पास कर देंगे, उसकी प्रॉपर लाइन बाय लाइन, क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग नहीं होगी। हो सकता है उसको जल्दीबाजी में स्टैंडिंग कमेटी के पास ही ना भेजे रिव्यू के लिए, हाँ कर दो पास कर दो, है ना। इस तरीके के डिसीजन हो सकते हैं। तो ऐसे में जो लॉ बनेंगे वो हो सकता है कहीं ना कहीं गलत बन जाए, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ लॉ विल नॉट बी गुड ऑब्वियसली। और ऐसे में जो लोग हम लोगों को बार बार दिख रहा है कि ये पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, वहां पर बार बार जाके लड़ते हैं, वहां पर चिल्लाते हैं एक दूसरे पे, तो ऐसे में क्या होता है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ट्रस्ट जो है, हमारा जो ट्रस्ट है हमारी गवर्नमेंट पे, वो कहीं ना कहीं खत्म होता जाता है, ठीक है। आंसर, व्हेन पार्लियामेंट इज डिस्ट्रप्टेड फ्यूअर सिटिंग्स डेज आर अवेलेबल। अब जितने नंबर ऑफ डेज हैं उसमें से ज्यादातर डिस्ट्रप्शन में चले गए तो फिर बहुत ही कम डेज बचेंगे, है ना। तो ऐसे में दिस कैन लीड टू बिल being passed hastily without proper standing committee review or the clause by clause discussion। ऐसे में जल्दीबाजी में हो सकता है बिल को पास कर दें, स्टैंडिंग कमेटी के पास ही ना जाए या फिर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हो ही ना। नेक्स्ट, दिस ऑल्सो रिड्यूसेस अकाउंटेबिलिटी एज मिनिस्टर्स फेसेस फ्यूअर क्वेश्चंस इन देयर डिसीजन। अगर सिटिंग प्रॉपर नहीं होगी तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पर लोग क्वेश्चन ही नहीं करेंगे उनको, जो बाकी लेजिस्लेटिव है वो एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन नहीं करेगी ढंग से, तो ऐसे में उनकी अकाउंटेबिलिटी को चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। नाउ over the time seeing constant disruptions instead of meaningful debate makes citizen lose trust in the parliament and their elected representative। और बार बार ऐसा डिस्ट्रप्शन हमको दिखाई देगा तो हमारा कहीं ना कहीं ट्रस्ट यहां पर खत्म हो जाएगा पार्लियामेंट पे और गवर्नमेंट पे, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कैन यू क्रिएट इंटरेस्ट groups among students and list questions related to any policy that you may want to ask your MP or your MLA? How would these questions be different if it is to MP instead of MLA or vice versa? Okay, बेटा आपको कुछ ऐसे एरिया में जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है वहां पे कुछ क्वेश्चन बनाने जो कि आप अपने एरिया के MP या फिर MLA से पूछ सकते हो। अब देखो अभी आजकल जो सबसे मेन टॉपिक चल रहा है ट्रेंड में, दैट इज जो अभी नीट का पेपर लीक हुआ था, है ना, बहुत सारे वहां पे प्रोटेस्ट देखे आपने, तो उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आप MP से पूछ रहे हो तो क्या पूछोगे, जो पेपर लीक हुआ वो क्यों हुआ, हु इज अकाउंटेबल, आप आगे जाके कैसे इंश्योर करोगे कि दोबारा ना हो, आप हमारे लिए इसमें क्या करोगे, स्टूडेंट्स दोबारा से जब पेपर देंगे तो उनको किस तरीके से प्रोसीजर क्या होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे अपनी मर्जी से आप बना सकते हो, राइट। अब अगर यही चीज आपको MLA से पूछना हो तो MLA से फिर आप स्टेट लेवल के जो भी पेपर हैं, जो भी एग्जाम है, उसके बारे में आप इन्हीं सेम क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। आंसर देखो, अगर MP से आपको क्वेश्चन पूछना है तो पूछोगे व्हाट स्टेप इज गवर्नमेंट टेकिंग टू प्रिवेंट पेपर लीक्स इन नेशनल एग्जाम्स लाइक नीट। नेक्स्ट, विल स्ट्रिक्ट एक्शन बी टेकन अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीक। नेक्स्ट, विल ऑल री एग्जामिनेशन बी कंडक्टेड फॉर स्टूडेंट्स अफेक्टेड बाय द लीक। उसके अलावा हाउ इज गवर्नमेंट मेकिंग दिस एग्जाम सिक्योरिटी सिस्टम मोर फुल प्रूफ टू प्रिवेंट द फ्यूचर लीकेज। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, आप इसमें अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हो, इजी टॉपिक है ये, है ना। अगर यही क्वेश्चन आप MLA से पूछोगे देन व्हाट स्टेप्स हैज द स्टेट गवर्नमेंट टेकन टू सिक्योर द स्टेट लेवल एग्जाम पेपर, विल स्ट्रिक्ट एक्शन बी टेकन अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीक्स अगर होते हैं यहाँ पर, विल द स्टेट कंडक्ट द री एग्जाम फॉर द स्टूडेंट। सेम क्वेश्चन है लेकिन नेशनल की जगह पे यहाँ पर आप स्टेट बोल रहे हो, ठीक है, इजी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट वन, व्हाट इज द रोल दैट जुडिशरी प्ले इन द इंडियन डेमोक्रेसी, व्हाट कुड हैपन इफ वी डिडंट हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बेटा जुडिशरी का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, obviously this judiciary is keeping the checks and balances, this judiciary is ensuring that everything happening in our country is according to the constitution, है ना, जो constitutional framework है उसके according सारा काम हो रहा है।
हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा, ये सब कौन चेक कर रहा है? जुडिशरी चेक कर रहा है ना? तो आंसर इसका बहुत ईजी है। और अगर क्या होगा, हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना हो तो फिर ऐसे में डेमोक्रेसी कोलैप्स हो सकती है। फिर से वही चीज हम रिपीट करेंगे, यहाँ पे डेमोक्रेसी ढंग से नहीं चलेगी, जो दूसरे हमारे पास लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है उन पे कोई चेक रखने वाला नहीं होगा, वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पर, द जुडिशरी इंटरप्रेट्स द लॉज, रिजॉल्व्स डिस्प्यूट, सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स। नाउ as a custodian of the constitution, it ensures that the legislature executive function within the constitution limit, है ना, वो अपनी पावर को वायलेट ना करें। This makes the judiciary a key part of the system of checks and balances in the Indian democracy. Now, what will happen अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना हो? Without an independent judiciary, there would be no one to check the misuse of power by the legislature or the executive. Citizen would have no fair place to seek the justice. हमारे पास फिर कोई जगह ही नहीं बचेगी जहां हम जस्टिस मांग सकें, है ना? And the fundamental rights could be easily violated. Understood? Again, easy answer for your notebook. Chalo. So with this, we are done with these all questions. I hope you were able to understand each and every concept of this chapter. लेकिन अभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा, जिसका आंसर आप नहीं लिख पा रहे हो, you can comment. I will revert back there. ठीक है? See you soon for the next chapter. Till then, take care and bye bye.